जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिली है। और 1992 में तो बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिली थी और 300 मंदिर जलाए गए थे। ये इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया में बारी मस्जिद जलाई गई थी। Constitute about 8% of Bangladesh's population of 17 crores. They are the largest minority faith in the mostly Muslim country, and many are supporters of Sheikh Hasina's party, the Awami League. But ever since Hasina's abrupt resignation and swift exit from Bangladesh, there have been numerous reports of attacks against Hindu households, temples, and businesses. According to reports, over 100 Hindus and other minorities have been killed across the country since the fall of the Hasina government. और बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वायलेंस देखी जा रही है। शेख हसीना, फ्लड और इंडिया का वीज़ा इशू, ये सब मिलकर इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप को बहुत ख़राब कर रहे हैं। ऑपोजिशन के साथ साथ इंटरिम गवर्नमेंट भी शेख हसीना की एक्सट्रेडिशन की डिमांड कर रही है इंडिया से, और साथ ही साथ मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के डिप्लोमेटिक वीज़ा भी कैंसिल कर दिया है। अब इट्स अनसर्टन कि कब तक शेख हसीना लीगली इंडिया में रह सकती हैं। इन तमाम वर्स्ट सिचुएशन के बावजूद मोहम्मद यूनुस पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं और वो जाके हिंदुओं को मिल रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी गवर्नमेंट को जज ना करें, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको एक सिक्योर और सेफ प्लेस दे सकूँ। और साथ ही साथ उन्होंने पीएम मोदी को भी कॉल करके ये श्योरिटी दी कि मैं हिंदुओं की सेफ्टी के लिए काम कर रहा हूँ। और अपने एक रीसेंट विजिट पे उन्होंने ये कहा कि भरोसा रखो, हम सब लोग एक हैं। पीएम मोदी ने अपनी एक रीसेंट ट्वीट में लिखा कि उन्होंने जो बाइडेन को कॉल की है और उन्होंने डिस्कशन की है माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी के लिए, स्पेसिफिकली हिंदुओं की सेफ्टी के लिए बांग्लादेश में। और दूसरी तरफ एक और वीडियो जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर वायरल हुई है और उसमें ये देखने को मिल रहा है कि 1 किलोमीटर लंबी लाइन इंडियन एम्बेसी के बाहर लगी हुई है वीज़ाज लेने के लिए, क्योंकि सिर्फ 2023 में 1.6 मिलियन बांग्लादेशियों ने इंडिया को विजिट किया था। देशियों की इतनी ज़्यादा आउटरीच के बावजूद बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी अभी भी इंडिया जाना चाहते हैं। बांग्लादेश में फ्लड्स की एक तवील हिस्ट्री है और उसकी वजह से बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा क्राइसिस को भी फेस किया है, और उसकी वजह है कि बांग्लादेश एक रिवराइन कंट्री है। दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा इसी कंट्री से मूव होकर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरता है, और यही वो सबसे बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से बांग्लादेश बहुत ज़्यादा फ्लड्स को एक्सपीरियंस करता है। आखिर ये फ्लड्स आते क्यों हैं, ये जानने के लिए मैं बांग्लादेश की जियोग्राफिकल सेटिंग्स को देखना पड़ेगा। जियोग्राफिकली बांग्लादेश एक वास्ट रिवर डेल्टा पे बना हुआ है और ये है दुनिया का सबसे बड़ा रिवर डेल्टा जिसे कहते हैं गंगा डेल्टा। गंगा सिर्फ इंडिया में 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है और उधर से ये बांग्लादेश में आता है और फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरता है। और इन ह्यूज डेल्टाज की वजह से बांग्लादेश हमेशा टारगेट होता है मेजर फ्लड्स का। गैंथम रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग 60% बांग्लादेशी पॉपुलेशन हाई फ्लड रिस्क पर है और ये दुनिया की सबसे बड़ा नंबर है नीदरलैंड के बाद। और हाई फ्लूवियल रिस्क के ऊपर 45% पॉपुलेशन है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि बांग्लादेश एक रिवराइन कंट्री है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड्स को एक्सपीरियंस करती है। और मुख्तलिफ टाइप के फ्लड्स बांग्लादेश में रिकॉर्ड किए गए और इनमें से मेजर ये हैं नॉर्मल बैंक फ्लड, फ्लैश फ्लड और मूनसून फ्लड। बांग्लादेश वाटर डेवलपमेंट बोर्ड ने 2023 में एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 723 रिवर्स बांग्लादेश में फ्लो करते हैं और उसके साथ साथ 57 इंटरनेशनल रिवर्स हैं, जिसमें से 54 इंडिया से आते हैं और 3 म्यांमार से आते हैं। लेकिन सिर्फ बांग्लादेशी इन फ्लड्स का विक्टिम नहीं है, क्योंकि WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1998 से लेकर 2017 तक ऑलमोस्ट 2 बिलियन लोग अफेक्ट हो चुके हैं ग्लोबली फ्लड्स की वजह से। लेकिन बांग्लादेशी लोगों का मानना यह है क्योंकि शेख हसीना की गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है और उनका इंडिया के साथ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग अलायंस है, इसकी वजह से इंडिया ने इंटेंशनली इस पानी को रिलीज किया है और उसकी वजह से ये फ्लड कॉज हुआ। In the neighborhood, India is facing renewed tensions with Bangladesh. Flash floods in the region have displaced millions of people and Dhaka is blaming New Delhi for this. Their interim government says that India caused these floods in Bangladesh. लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की है और जिसमें ये सारे के सारे इल्ज़ामात को डिनाई किया गया, क्योंकि उनका मानना ये है कि इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उसकी वजह से ये रिवर ओवरफ्लो हुआ और उसकी वजह से ये फ्लड कॉज हुआ। Student leaders have talked about it, political parties have, and now interim leader Mohammad Yunus has joined in. He too wants Sheikh Hasina to return to face justice in Bangladesh. She has to be brought back, or the people of Bangladesh won't be at peace.
आखिर मोहम्मद यूनुस ही क्यों? दोस्तों, ये है मोहम्मद यूनुस, जिन्हें 2006 में नोबेल प्राइज भी दिया गया और इन्हें कहा जाता है द बैंकर टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। 28 जून 1940 में चिटागोंग में पैदा हुए। इन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की और उसके बाद 1966 में इन्हें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली और यूएसए की एक यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी पीएचडी को कंप्लीट किया और 1970 में इनको वो डिग्री दी गई। उसके बाद ये बांग्लादेश वापस आए और चिटागोंग यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर इन्होंने अपनी खिदमात को सरअंजाम देना शुरू किया। फिर वो जब चिटागोंग में वापस आए तो उन्होंने आके ऑब्जर्व किया कि गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ टाइम है उनके लिए। और तब उन्होंने पर्सनल लेवल पर ये मॉडल डिज़ाइन किया जिसको आज माइक्रो लोन के नाम से जाना जाता है। और सन 1974 में इन्होंने अपना पहला लोन दिया जो $5 का था। इसके साथ साथ ये मॉडल ग्रो होता गया और 1983 में ग्रामीण बैंक को लॉन्च किया गया और उस मॉडल का कॉन्सेप्ट ये था कि जिन गरीबों को बैंक्स लोन नहीं देते थे ये उनको लोन देना शुरू हुए ताकि वो ग्रो कर सकें, अपने आप को सस्टेन कर सकें मार्केट में, और साथ ही साथ वो वाली टर्म्स जो बैंक लगाते हैं वो ना लगाई जाएं और इजी इंस्टॉलमेंट पर उन्हें ये लोन्स दिए जाएं। मोहम्मद यूनुस का मानना ये था कि गरीबों को उतना लोन दो जितना उन्हें सूट करता है और थोड़े से फाइनेंशियल प्रिंसिपल समझा दो तो मोस्टली वो अपने ऑन पर चीज़ें मैनेज करना शुरू कर देंगे। और इस मॉडल ने इतनी तरक्की की और इतना ये सक्सेसफुल हो गया कि अब तक आज की डेट तक $38,654 मिलियन ये लोगों को डिस्पर्स कर चुके हैं। लेकिन शेख हसीना की और मोहम्मद यूनुस की कुछ खास जमती नहीं, क्योंकि 2007 में मोहम्मद यूनुस ने एक ऐलान कर दिया था कि मैं अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करूंगा, लेकिन लेटर वो आइडिया कंटिन्यू भी नहीं किया गया। बट उसी वक्त शायद शेख हसीना को लग गया कि अब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल थ्रेट हो सकते हैं, क्योंकि वो 2006 में जब नोबेल प्राइज़ जीते तो उसके बाद ग्लोबली उन्हें बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलना शुरू हो गई। ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ना शुरू हो गए तो 2011 में शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को रिमूव कर दिया ग्रामीण बैंक से, जो कि एक्चुअली उसके फाउंडर थे। लेटर उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रायल्स भी फेस करना पड़े और उन्हें ब्लड सकर ऑफ द पुअर के नाम से टाइटल दिया गया शेख हसीना की गवर्नमेंट की तरफ से। जब वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा तो उस टाइम पे मोहम्मद यूनुस ने स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया था और इसी वजह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और साथ ही साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड वो स्टूडेंट जिन्होंने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था उन्होंने भी मोहम्मद यूनुस का नाम ही दिया एज अ इंटरम हेड। लेकिन मोहम्मद यूनुस को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों साइड से बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना है। साथ ही साथ इंडिया के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट हो रहे हैं और स्टैट्स के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन का डेट बांग्लादेश ने इंडिया को पे करना है जो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की मद में यूज किया। इस डेट में 5 मेजर कंपनीज के नाम आते हैं और सबसे ऊपर है अदानी पावर्स, जिनको $800 मिलियन का डेट बांग्लादेश ने पे करना है। मोहम्मद यूनुस ने यह भी कहा कि बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए हमें एफर्ट्स करनी चाहिए, जो कि शायद अभी लोएस्ट पॉइंट पे है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो डील्स हुई हैं इनको हम रिव्यू करेंगे और अगर हमें किसी जगह पे कोई एम्बिग्विटी नजर आई तो हम उसको रेक्टिफाई भी करेंगे। बांग्लादेशी अवाम और बांग्लादेशी गवर्नमेंट दोनों ही शेख हसीना की एक्सट्रेडिशन के लिए डिमांड कर रही है इंडिया से, और ये इंडिया के लिए काफी टफ सिचुएशन भी होती जा रही है। और मोहम्मद यूनुस ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजा जाए ताकि वो आकर अपने तमाम केसेस के ट्रायल्स को फेस करें। साथ ही साथ उन्होंने स्ट्रिक्टली ये कहा कि जब तक ये एग्जाइल में है कोई भी स्टेटमेंट्स पास ना करें और जब तक ये वापस नहीं आएंगी हमारी आवाम बिल्कुल भी पीस फील नहीं करेगी। Bangladesh's interim leader, Mohammed Yunus, told Indian media that ousted Premier Sheikh Hasina should remain silent while in exile in India until she is brought back for trial. जैसे कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि शेख हसीना के जाने के बाद हिंदुओं का अगेंस्ट बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो गई और इस चीज़ को कोप अप करने के लिए मोहम्मद यूनुस फिजिकली टेम्पल्स को विजिट करते रहे और लोगों को ये यकीन दिला रहे हैं कि मैं उनके साथ हूँ और आपको एक सिक्योर प्लेस मिलेगी बांग्लादेश में। जैसे मैंने एक और चैप्टर में ये एक्सप्लेन किया था कि फ्लड की वजह से बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं क्योंकि बांग्लादेशी इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फ्लड के लिए। इन सब इश्यूज की वजह से बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशनशिप जो पहले बहुत स्ट्रांग था अब उसमें थोड़ा गैप देखने को नजर आ रहा है। इन सब इश्यूज के साथ साथ एक और बहुत बड़ा चैलेंज है मोहम्मद यूनुस के लिए। Bangladesh's garment factories reopened on Wednesday and raced to resume full operations after production was halted by violent protests that ousted Prime Minister Sheikh Hasina this week. The South Asian nation is home to over 40,000 garment factories making clothes for international brands including H&M, Zara, Adidas and Nike. बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री जो $55 बिलियन की नेटवर्क रखती है एनुअली, में बहुत ज्यादा डिक्रीज देखने को नजर आ रहा है और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि 10 to 20% ड्रॉप आ जाएगा एनुअल नेटवर्थ के अंदर। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद यूनुस इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगे और उन लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया? कमेंट में मुझे बताएं और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।